नमस्कार। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं फिर सनातन के ऊपर कुछ बात करूंगा, लेकिन उसके पहले हमारी दृष्टि उन बिंदुओं के ऊपर भी होगी जो भारत के निर्माण में अपनी अहम योगदान रखते हैं। और उसमें सबसे ऊपर है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आजकल हर गली मोहल्ले में, चाहे खास करके जो शांति दूत लोग होते हैं, जब इनकी कुछ भी चीज़ या उनके दुखते नव पे हम हाथ रखते हैं तो बोलते मैं संविधान को फॉलो करता हूँ, हम लोग संविधान के फॉलो करने वाले हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि संविधान जो लिखा गया है वो कितना भारतीय है, या भारत के कितने मूल्यों को उसने अपने में समावेश किया है। तो जब संविधान के ऊपर आते हैं तो कहता है ना कि एक हमारे देश में कहावत है कि भानुवती का कुनवा, कहीं कहीं ईटा कहीं करोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही पिक्चरस्क आइडियाज़ थे उसके ऊपर। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बल्किएस्ट, सबसे भारी भरकम कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा। भारी भरकम होने का कारण क्या था कि 14-15 कंट्री से हमने कुछ कुछ बोरो किया था। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल इसकी प्रति छपी थी तो बहुत ही खूबसूरत कैलकाटा में इसको डिज़ाइन किया गया था, और जो पन्नों के चारों तरफ गोल्ड प्लेटेड थी, कागज़ के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग थी, बहुत ही भव्य। और उसमें जितने भी देवी देवता, हमारे नटराज, भगवान हनुमान, राम दरबार, शिव, इवन महात्मा बुद्ध का भी चित्र था, अंकित था। लेकिन आज के दिन में वो है नहीं, धीरे धीरे गायब हो गया। आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है कितना भारतीय है, इसी पर मैं बात करना चाहूँगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये विडंबनाओं की एक पोटली है। अब लोग कहते हैं कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास तो रखना चाहिए। जैसे हम लोग हर कोई जानते हैं कि भारतवर्ष में वैशाली में और लिच्छवी में ये डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं ना, गणतंत्र की स्थापना थी, शुरुआत हुई थी वैशाली बिहार में। लेकिन उसका कोई जिक्र यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन इसके अलावा 15 कंट्रीज से बोरो किया गया है। इक्वालिटी जर्मनी से बोरो की गई, इवन कनाडा से बोरो की गई है। साउथ अफ्रीका, जहाँ हमारा संविधान लिखा जा रहा था 1947 के पहले, ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेम्बरान थे, करीब 300 लोग थे, उसमें सारे लोग का रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। इवन साउथ अफ्रीका उसमें एक कॉलोनी थी, लेकिन उससे भी कुछ वर्ड निकाला गया। जापान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ली गई यहाँ से, जर्मनी से, फ्रांस से। और एक वर्ड और है, इमरजेंसी लिया गया, कहाँ से? जर्मनी से। तो ये जब जर्मनी से इमरजेंसी लिए गए, और उसी इमरजेंसी के अंदर एक प्रोविजन है कि योर ऑल सिविल राइट्स वुड बी कटेल, आपके कोई भी मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे। तभी तो ये 1977 में जो इमरजेंसी लगी थी, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट डाला गया था। इन मुद्दों को आने के पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आना चाहता हूँ कि क्या मेरा संविधान सच में भारतीय है? मैं कहूँगा कतई नहीं। जब ये लिखा जा रहा था तो उसमें मात्र 7% देश की आबादी अंग्रेजी जानती थी, या बोलती थी, या समझती थी। तो 100 में 7 हटा देते हैं, कितना बच गया? 93% पॉपुलेशन अंग्रेजी नहीं जानती थी। और जब अंग्रेजी 93% पॉपुलेशन नहीं जानती तो उनके लिए संविधान आपने इसमें क्यों लिखा? जबकि भारतवर्ष इतना समृद्ध देश है, कोई भी भाषा में लिख सकते थे। संस्कृत में लिखते, हिंदी में लिखते, तमिल में लिखते, तेलुगु में लिखते। चलो, आपके अंदर एक खुमार था, तभी तो मैं कहता हूँ कि जो हम लोग को एक भ्रम लगता है कि हमें आज़ादी मिली, आज़ादी नहीं मिली।
इट वॉज मियरली अ ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता हस्तांतरण करने का एक धूम और एक सोंग रचा गया था 1947 में। कौन लोग थे? जो ब्रिटिशर्स के एजेंट थे वही पहली कतार में खड़े थे, उन्हीं को मिला। अब छोटी सी बात देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उसके पहले हमारे देश का विभाजन हो गया था। करतारपुर साहिब, पाकिस्तान में जो लोग गए उनको लगता था कि ये अमृतसर मुझे मिल जाएगा, भारत को लगता था ये लाहौर और पेशावर मुझे मिल जाएगा। सिखों का सबसे बड़ा धर्म स्थल करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, इन बदमाशों ने दे दिया वहाँ पे मुसलमानों को। उसे क्या लेना देना भाई? आप जब देश बांट रहे थे तो इसका साइंटिफिक डिवीजन होना चाहिए था ना। तो मैं वही कर रहा हूँ कि जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो इसका साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अभी भी हमारे देश में कितने राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना तो बाद में हुई है, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। इन लोगों, ये जो स्टेट की जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसका बेसिस क्या है? लिंग्विस्टिक। जब हमारे देश की परंपरागत बंटवारा लिंग्विस्टिक पैटर्न पे हुई है, इसका हमने भाषा का बहुत बड़ा रोल है। जब भाषा का इतना बड़ा रोल है तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में क्यों लिखा? चलो, बहुत जल्दी हड़बड़ी थी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, जिसको हमने किसी को बापू बोल दिया, किसी को चाचू बोल दिया या अपने ऊपर, हमारे ऊपर थोप दिया गया। जब उन लोगों ने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लेकिन कंटेंट कहाँ से लाया? जैसे आज के दिन में किसी भी मराठी से पूछें कि भाई आपकी मराठी लैंग्वेज, आपका खान पान कैसा है, तो उसकी खान पान में मराठी कल्चर की एक खुशबू आती है, उसकी झलक होती है, उसकी पहचान होती है। उस मराठी को आप बिहार में ट्रांसफ़र कर दें तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इसीलिए IAS IPS जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे जब ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग होती है तो उनका चॉइस देखा जाता है, विच स्टेट ही और शी वुड बी कंफर्टेबल, इसीलिए उनको कार्डर अलॉट किया जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जनरल सा एप्लीकेशन डाला गया, कहीं कहीं से लाओ, एक संविधान बनाओ। लेकिन उस संविधान की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी? अभी भी आप हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहाँ की भाषा इंग्लिश होती है। जिसके खिलाफ जजमेंट दिया जाता है उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता। कपिल सिब्बल और धवन टाइप के ऐसे असामाजिक तत्व जो वहाँ पे वकील बने हुए हैं या जो जज बने हुए हैं, कहाँ से पढ़ के आए? इनकी डिग्री अब पढ़िए, BA, LLB, LLM, फिर लिखा रहेगा बैरिस्टर एट लॉ फ्रॉम लंदन, लॉ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, लॉ फ्रॉम कैम्ब्रिज, लॉ फ्रॉम हार्वर्ड। ये क्या आपको सिखाता है भाई? आप सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बहस आप यूट्यूब पे सुन लीजिए, आपको शर्म आएगी। ना उनकी एक्सेंट समझ में आती है, ना उनकी जो टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ड्राफ्टेड कब हुई थी। अब देखिए, CRPC, IPC 1860, 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी आज के दिन में कोई प्रासंगिकता नहीं है। 75-76 साल हो गए, हम लोग अभी भी अबोध बच्चे की तरह सोए हुए हैं। एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, secular, democratic republic। ये जो 42 अमेंडमेंट आई थी, जब उधर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ड्राफ्टिंग चल रही थी, तो ये प्रोविजन आया था कि सेकुलरिज्म डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो वहाँ बोला कि सेकुलरिज्म का कोई रोल नहीं होता, इसको मत डालो, क्योंकि बाय एक्सेप्टेंस, सनातन बाय आदतन, सनातन जो धर्म है और जो भारत की जो संस्कृति है वो सेकुलर है। लेकिन ये जब मैं सनातन की बात करता हूँ तो 42nd अमेंडमेंट के ऊपर जब आते हैं 77-78 में, तो मिसेस गांधी ने
वही कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी शब्द कहाँ से बाहर किया गया? जर्मनी से। जर्मनी में कौन था? हिटलर। आज के दिन में वही इंदिरा गांधी का पोता या परपोता क्या होता है, राहुल गांधी, मोदी ने हिटलर शाही कर दिया। अरे हिटलर शाही तुम्हारी दादी ने की, दूसरे के ऊपर क्यों छीटाकशी कर रहे हो? अब वहां से इम्पोर्ट किया, लेकिन हमारे देश में लिच्छवी, हमारे देश में तक्षशिला, हमारे देश में वैशाली, जहां से ये जो डेमोक्रेसी की जो शुरुआत हुई थी, वहाँ कोई जिक्र नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सही मायने में भारतीय नहीं है। लिखने वाले कौन थे? अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, टी आर मुंशी। ये लोग कहाँ से पढ़ के आए थे? सब विदेश से पढ़ के आए थे। तो अंग्रेज जो लॉर्ड मैकेलो की मैं स्टेटमेंट आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, उसने बोला था कि नई शिक्षा नीति जो मैं ला रहा हूँ, नई शिक्षा नीति मैंने अंग्रेजों द्वारा 1858 में जो आई थी, जब वो इम्प्लीमेंट कर रहा था तब बोला उसने कि जो एग्जिस्टिंग गुरुकुल सिस्टम थी यहाँ पे, उसको मैं ध्वस्त करूँगा और उसकी जगह पे आई विल ब्रिंग इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन दिस कंट्री। भारतवर्ष में उसके तत्पश्चात अंग्रेजी शिक्षण को लागू कर दिया गया और जो हमारे समृद्ध, हमारे सारे गुणों से संपन्न अंग्रेजी शिक्षा थी, उसको गुरुकुल शिक्षा थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखा था कि एक काले लोग या मिक्स्ड लोग, हम लोग के बारे में जो हमारी कलर होती है, ये देखने में हो सकता है भद्दे लगते हों, लेकिन अंदर से हमारे एजेंट का काम करेंगे। और वही हुआ। उस समय की जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी की जब बहस हो रही थी, तो उसमें इक्वालिटी और इस पे जस्टिस पे बात हो रही थी। इक्वालिटी मतलब समानता, जस्टिस मतलब न्याय। तो उसमें बोला गया कि सबसे पहले इक्वालिटी होना चाहिए। यदि हम लोग इक्वल नहीं होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्रिंसिपल में, थ्योरी में डाला गया, लेकिन प्रिंसिपल में है। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं सारे फॉल्टी हैं। जो रिजर्वेशन की बात की गई है, इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, तो हर स्टेट में भी अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में एक कास्ट, एक जिला से भी कंटिगुअस जिला है, तो एक कास्ट कहीं एसटी में है, कहीं एससी में है, कहीं जनरल में है, तो उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इसका मतलब इक्वालिटी हमारे देश में नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, दिस इज नॉट एग्जिस्टेंट इन आवर कंट्री। क्यों नहीं है? कहता नहीं कि रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस डाले हैं वही फॉल्टी है, तो कहां से होगा? आज के दिन में भाषा की इतनी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होती है कि 75-76 साल के बाद एक महापुरुष के रूप में मोदी जी आए और इन्होंने सबसे पहले जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें इन्होंने क्या एम्फेसाइज किया है? इनकी एम्फेसिस ये है कि आप पढ़ाई करो लोकल लैंग्वेज में, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है। मैं तो ये मानता हूं कि 80% बच्चों का इंटरेस्ट स्कूलों से हट जाता है, इसलिए क्योंकि वहां जाते अंग्रेजी पढ़ाई होती है। घर में उसका लालन पालन माता पिता के गोद से उतरने के बाद, जब वो बच्चा लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो ही इज नॉट ट्यून्ड अप फॉर इंग्लिश। उसकी ट्यूनिंग रहती है उस लोकल लैंग्वेज के प्रति, जो कि वो बहुत ही सहज भाव से सीख पाता है। लेकिन हम ढकेल देते हैं इंग्लिश एजुकेशन के लिए। और उसके बाद भी अंग्रेजों द्वारा छोड़ी हुई बीमारी, मिशनरी स्कूल्स। अब देखिए, जब हर बच्चे को ऐसे अलूल फलूल जलूल टाइप के राइम सिखाए जाएंगे और अंग्रेजी के नाम पे सब कुछ चलता है। मिशनरीज हमारे देश में उतने बड़े गुण हैं, जैसे आप देखें ना, ये दिमक बड़े से बड़े तख्त को बर्बाद कर देती है। कितनी भी बड़ा पावरफुल लकड़ी का तख्त हो,
उसमें खून लग जाए तो बहुत कम अंतराल में वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से हमारे देश में ये मिशनरीज भी स्नेह स्नेह करके हमारे देश की शिक्षण पद्धति को इतना बर्बाद कर दिया है कि हमारे बच्चे ओरिजिनल हैं ही नहीं। अब देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए यू हैव टू थिंक इन हिंदी देन स्पीक इन इंग्लिश। कितनी बड़ी विडंबना है। थिंक इन हिंदी देन स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन तमिल देन स्पीक इन इंग्लिश। ये जो डुअलिटी ऑफ स्पेस जो होती है, इससे बचा जा सकता था यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सही होते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गलत होने के कारण हमें हर तरह हर समय मुसीबत आ रही है। अभी देखिए LGBTQ, अरे भाई, एक कॉन्सेप्ट बाहर का है, हमारे देश की नहीं है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति सनातन से उठाओ। ये वसुधैव कुटुंबकम नाम की जो चूरन पिलाया गया है हिंदुओं को इतने सालों तक, ये बाहर से कौन आए लोग? बाहर से आए इस्लामिस्ट, बाहर से आए ईसाई। इनको एडजस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अमेंडमेंट की गई है और किसी भी तरीके से उनको घुसेड़ा गया है, मैं तो कहता हूं कि यदि केवल भारतीय कंटेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता तो जो कल्चरल होमोजेनिटी है उसका बढ़िया परिवेश होता। हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ इनकम्पेटेबल इथनिक आइडेंटिटीज हमारे देश को नहीं पच रहा। इसलिए जो क्लैशेज हो रही हैं, माइनॉरिटीज, ये कैसा वर्ड डाला गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फिगर नहीं करता। ये तो वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन और फलना डिमकाना के बाद ये जब कांग्रेस अति उपद्रवता पे उतर गई, तब से भारत के मानचित्र पे ऐसे ऐसे शब्दावली का उदय होना शुरू हुआ। उसके पहले नहीं थी। अब सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस हम देखते हैं, 76 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इसको बाय बिट्स एंड पीसेज चेंज करना शुरू किया है। तो देखिए, आने वाले समय में इसका रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन 75-76 साल स्वर्णिम काल एक जो देश का होता है डेवलपमेंट के लिए, क्या लगता है यदि हम लोग की आज़ादी के बाद हमारे जो देश के सही सही लोग थे, जो धरती से जुड़े हुए थे, जो जनता से जुड़े हुए थे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जनता से जुड़े हुए थे, यदि उन लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस डाले जाते तो हम सुपर पावर होते, अमेरिका सुपर होते। अभी देखिए, ए लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो इंसानों से कोई रिलेशन ही नहीं है, उनकी शब्दावली कुछ और है। सारे जितने भी कॉलेजियन सिस्टम में जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, वो सब घटम घुटाई किए हुए हैं। उन्हीं का बेटा, चंद्रचूड़ का बेटा ही चंद्रचूड़ बनेगा, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद उसका बेटा बनेगा जस्टिस। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। और वही एक जज जो है 108-10 वकील दलाल टाइप के लोग को खड़ा कर दिया है, वही लोग का जजमेंट होता है। आपने कभी सुना है कि कोई जजमेंट लेने के लिए एक एक वकील की हियरिंग होती है 50-50 लाख रुपया? किस बात का भाई? हमने सुना था कि मोतीलाल नेहरू ये बहुत अमीर थे, आज़ादी के बाद इन्होंने आनंद भवन छोड़ दिया। वो भी झूठी कहानी है, लेकिन जो कहानी हम लोग को पढ़ाया गया, आनंद भवन दे दिया, दान दे दिया। मैं पूछता हूँ कि भैया ये पैसा आया कहाँ से आपको? आज़ादी के पहले तो हम गुलाम थे, तो गुलाम भारत में आप किसकी पैरवी लड़ रहे थे? हिंदुस्तानी तो गरीब थे, तो इतना पैसा देता था कौन? 4000 रुपया प्रतिदिन एक जीना की कमाई थी, और मोतीलाल उससे भी बड़े वकील थे। तो उनका हो सकता है 4 की जगह 8 होगा, 10 होगा, जो कि आज के दिन में लाखों के, करोड़ों के बराबर हो गया। तो ये पैसा आपको देता कौन था? जी हाँ, ये पैसा ये लड़ते थे, अंग्रेजों का भी केस लड़ते थे, उनसे पैसा कमाते थे। तो सही मायने में आप स्वतंत्रता सेनानी हुए या आप देशद्रोही हुए? तो ऐसे ऐसे लोगों का गुणगान किया गया है हमारे भारतवर्ष की किताबों में। फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आता हूँ। हमारी जो लिच्छवी वैशाली, जो गणतंत्र की जो परिभाषा दी गई है, जो उसकी नींव गाड़ी गई थी उसके अंदर,
उसके अंदर पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट था। उसके अंदर ये जो अभी ग्रामीण लोक जन अदालत जिसको बोलते हैं, ग्रामीण परिवेश में जो न्याय प्रणाली थी, इसके ऊपर इम्फेसिस करनी चाहिए थी। क्या जरूरत है कि करोड़ों आपकी जो केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, यदि ये जन अदालत में, ये जो बोलते हैं ग्राम सभा में, क्योंकि जितनी भी मिस्टेक्स, जितनी भी केसेस जाती हैं लोअर कोर्ट से टहलते टहलते हाई कोर्ट तक, वो ग्रामीण परिवेश की ही होती हैं। 75% तो ग्रामीण अब हैं, तो जब आज़ादी हुई थी उस समय तो और भी रहे होंगे, 95% लोग ग्रामीण रहे होंगे। तो वो ग्रामीण परिवेश की उठी हुई समस्याओं को यदि ग्रामीण से ही निपट लिया जाता तो कितना बढ़िया होता ना। लेकिन ग्रामीण को आपने क्यों नहीं पावर दिया? पावर इनको क्यों दिया? जहां पर गलती होने का भरपूर चांस है। तो मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं कि संविधान मेरा बहुत सैक्रोसंक्ट है, ऐसी बात नहीं है। संविधान में जितने भी देवी देवता जो ओरिजिनल संविधान में डाले गए थे, उसको धीरे धीरे निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? मैंने बताया ना कि इसमें भगवान राम दरबार भी था फोटो, कृष्ण का भी फोटो था, इसमें शिव का, नटराज का फोटो था, महात्मा बुद्ध का भी फोटो था, बहुत सारे चित्र थे। हर पेज पे इसका चित्र, एक से एक भगवान के चित्र डाले गए थे। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की चित्र कुछ और है, उसके बाद धीरे धीरे सबको हटा दिया गया। क्या कारण था? कहीं वही तो नहीं, गजवा हिंद। तो सुनियोजित तरीके से भारत के अंदर छल किया गया। ये हम हिंदुस्तानियों को जानना चाहिए कि पहला जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको देखिए और आज का देखिए। ये तो भला हो कि मोदी जी आए और इन्होंने सारी बातों को कुरेदना शुरू किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी जजमेंट हैं फिर से लिखने की इन्होंने कवायद शुरू की है, हिंदी में, लोकल भाषा में, 7 शेड्यूल के अंदर जो भी डाली गई उसके अंदर, 8 शेड्यूल के अंदर। तो मेरे दोस्तों, कोई भी चीज़ जो गलत हुआ है उसके ऊपर फिर से अवलोकन करने की ज़रूरत है, फिर से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है। तभी हम एक सुदृढ़ भारतवर्ष को बना पाएंगे। मेरी आपसे आकांक्षा है, अभिलाषा है और उम्मीद है कि सनातन के जो मुहिम मैंने चला रखा है और भी लोग चला रखे हैं, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और लोगों से आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी शब्द के साथ। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। धन्यवाद।